हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विमान स्थान के वन शॉट की। जी हाँ, आज हम विमान स्थान के 8 के 8 चैप्टर इस एक वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। लेकिन इस वन शॉट को देखने से पहले मैं थोड़ा ये तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो द्रव्य गुण का, और चरक फर्स्ट ईयर, ठीक है, अष्टांग हृदय, ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें इसमें रिपीटेड हैं। स्वस्थ व्रत के भी पोर्शंस इसमें हैं। तो चलिए हम देखते हैं। अध्याय परिचय नहीं, क्योंकि हमारा वन शॉट है, तो उसी हिसाब से हमें कंटेंट के इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते जाना है। तो इम्पॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ विमान स्थान, तो ये आप देख लेंगे। दोष, महत्व और उद्देश्य, दोष परिचय, चिकित्सा में अचूकता एंड युक्तिकृत ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद प्रकृति समसंवेद और विकृति विषम संवेद, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रकृति समसमवाय और विकृति विषम समवाय, तो ये बोल रहे हैं कि जहाँ दो या दो से अधिक द्रव्य या दोषों के मिलने पर, दो या दो से अधिक द्रव्य या दोष के मिलने पर, यानी कोई भी चीज़ जो दो है या दो से अधिक है वो मिल रही है, उनसे उत्पन्न होने वाला परिणाम या उनका जो रिजल्ट है, उनका जो प्रभाव है, उनके मूल गुणों के अनुरूप ही है। उनके मूल गुण के जैसा ये क्या है बताते हैं। अर्थात अवयवों के गुण अवयवी समूह में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। यानी जो एक एक अवयव का गुण था, वो जो ग्रुप बना है उसमें भी वो सारी चीज़ें स्पष्ट होते हैं, ठीक है। अनुमेय प्रभाव जैसे वात और पित्त के मिलने पर दोनों के संसर्ग लक्षण, उष्णता और रुक्षता आदि स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे वात है और पित्त है, वो दोनों के लक्षण उसमें मिलेंगे। यानी जो वात का लक्षण है वो रुक्षता उधर मिल रहा है, संसर्ग में जो दोनों मिले हैं। पित्त का जो लक्षण है वो उष्णता है, वो यहाँ पर भी मिल रहा है। इसका और अच्छा एग्जाम्पल पता है क्या है? दूध है, मधुर है, चीनी है, मधुर है, शरबत है, मधुर है, तीनों को मिला दिया, तीनों भी मधुर हैं। तो इस तरह से ये आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो। विकृति विषम संवेद यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जहाँ द्रव्य दोषों के परस्पर संयोग होने पर एक विलक्षण या अपूर्व प्रभाव उत्पन्न होता है। यानी जहाँ पर दो या दो से अधिक दोष या कोई भी दो द्रव्य मिलते हैं, वहाँ पर जो पहले उत्पन्न था वो वाला नहीं होता, अपूर्व, जो कभी पहले उत्पन्न था ही नहीं, ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है जो उन द्रव्यों के व्यक्तिगत मूल गुणों से सर्वथा भिन्न होता है। जो हमेशा उसके मूल गुण जो द्रव्य मिले हैं उनसे बिल्कुल अलग होता है। यहाँ मूल अवयव के गुणों के आधार पर परिणाम का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। समझते हो? क्योंकि मूल द्रव्य अलग है, उसका परिणाम अलग होने वाला है। तो जो हमारा बेसिक द्रव्य है, जो दो द्रव्य मिलकर बना रहे थे, अब उन दो द्रव्य में जो गुण है, हम ये नहीं कह सकते कि वो तीसरा गुण जो उत्पन्न होगा वो वही होगा, नहीं, बिकॉज वो अलग होगा। हम पता ही नहीं लगा सकते कि वो कौन सा गुण होगा। तो ये अचिंत्य विशेष प्रभाव होता है। जैसे विष और विष के संयोग से अमृतवत प्रभाव होना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि विष या फिर विष के संयोग से अमृतवत प्रभाव हो जाता है, या कभी कभी जैसे मधु और घी को मिलाने पर विषवत प्रभाव इसका हो जाता है। तो दोनों ही केसेस हैं। या कफ और पित्त के संयोग से ज्वर में शीत दाह का विलक्षण क्रम उत्पन्न होना, ये वाला एग्जाम्पल याद कर लेना जो इजी है। चतुर्विध प्रभाव, रस, द्रव्य, दोष और विकार का प्रभाव। रस प्रभाव क्या होता है कि द्रव्य में विद्यमान 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अपने सामान्य गुणों के कारण दोषों का शमन या कोप करते हैं। जैसे मधुर रस सामान्यतः वात पित्त शामक है और कफवर्धक है, ठीक है। द्रव्य का प्रभाव कई बार रस समान होने पर भी द्रव्य के विशिष्ट वीर्य, विपाक या स्वभाव के कारण उसका प्रभाव सर्वथा भिन्न होता है। इस द्रव्य का अपना अचिंत्य वीर्य प्रभाव कहते हैं। जैसे क्या? दंती का रेचन कर, ठीक है, मदन फल का वमन कर। दोष प्रभाव, शरीर में प्रकोपथ या साम्यावस्था में स्थित दोष, जैसे वात, पित्त, कफ पर द्रव्य का जो विशिष्ट गुणात्मक प्रभाव पड़ता है उसे दोष प्रभाव कहते हैं। विकार प्रभाव, विशिष्ट व्याधि, विकार मतलब व्याधि होता है ना, विशिष्ट व्याधि पर द्रव्य का जो प्रभाव होता है, जैसे ज्वरघ्न, कुष्ठघ्न, कृमिघ्न, तो विकार पर जो प्रभाव उत्पन्न होता है तो वो क्या कहलाएगा? विकार प्रभाव। तो ये समझ आ गया ना चारों, रस, द्रव्य, दोष और प्रभाव, यानी कौन किसका शमन करता है, कौन किसको बढ़ा रहा है, वही तो प्रभाव है। अब हम देखते हैं
द्रव्य प्रभाव के उदाहरण तेल, घृत और मधु। तेल क्या है? तेल स्वभाव से मरुत वात का शमन करता है। यद्यपि तेल में कुछ गुण वात के समान, जैसे कुछ अंशों में सूक्ष्मत्व, ठीक है, जैसे वायु भी सूक्ष्म है उसी तरह से ये भी सूक्ष्म है, परंतु अपने स्नेहन से, उष्ण गुण से या गुरुत्व गुण के कारण तथा अपने विशिष्ट द्रव्य प्रभाव के कारण यह वात का परम शत्रु है, यानी वात शामक है। तो समझते हो तेल क्या करता है? स्वभाव से ही वात शमन है, क्योंकि ये तो शमन की चिकित्सा में सर्वश्रेष्ठ है। घृत की बात करते हैं। सर्पीय घृत स्वभाव से ही पित्त शामक है, ठीक है। घृत मधुर शीत स्निग्ध होता है, जो पित्त के सर्वथा विपरीत होता है, परंतु संस्कार, अनुवर्तन गुण और अपने विशिष्ट द्रव्य प्रभाव के कारण यह अग्नि को प्रदीप्त करते हुए भी पित्त का शमन करता है, जो इसका द्रव्य प्रभाव है। जो घृत होता है वो अग्नि को प्रदीप्त करता है, लेकिन फिर भी वो पित्त का शमन करता है, यही इसका प्रभाव है। मधु की बात करते हैं तो मधु कफ का नाश करता है। कफ मधुर और गुरु होता है, मधु भी मधुर और गुरु होता है। सामान्य नियम तो यह है कि सामान्य वृद्धि कारणम, तो इसके अनुसार कफ बढ़ना चाहिए था, परंतु अपने कषाय अनुरस के कारण, रूक्ष गुण के कारण और तथा विशिष्ट द्रव्य प्रभाव के कारण, देखो सबका द्रव्य का एक अलग प्रभाव होता है। आप अब मधु से जाके पूछो भाई तू क्यों कर रहा है कफ का शमन, तो वो कहेगा मेरी मर्जी। तो जो वो कह दे कि मेरी मर्जी है वही उसका प्रभाव है, कि उसे कोई बदल नहीं सकता। किसी की इतनी औकात नहीं है कि कोई मधु से ही कह दे कि भाई तुझे कफ का नहीं वात का शमन करना है, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, वो नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका क्या है? स्वभाव है, प्रभाव है, द्रव्य का वो एक क्वालिटी है, ठीक है, जो गॉड गिफ्टेड है, आप उसे कुछ नहीं कह सकते। तो वो कहेगा माई लाइफ माई रूल्स। चले, द्रव्य विच आर अवॉइडेड फॉर रेगुलर कंजप्शन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखो समझते हो, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, या फिर एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। तो इसमें बोल रहे हैं कि क्या चीज़ है जो हमें डेली नहीं खानी चाहिए, नियमित यानी डेली, रोज़ाना, लगातार जिसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। पिपली है, क्षार है और लवण है, और साथ में इन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों नहीं करना चाहिए, बीमारियां भी बताएं कि क्या बीमारी होते हैं। पिपली यद्यपि कटु रसयुक्त और आर्द्र अवस्था में मधुर विपाकी है, परंतु यह स्वभाव से क्लेदनी होती है। अति सेवन से कफ और पित्त का प्रकोप करती है तथा धातुजन्य वात का प्रकोप करती है, तो इसका सतत यानी प्रयोग यानी रोज प्रयोग वर्जित है। तो इन्होंने क्या बताया कि ये क्या करती है? कफ और पित्त को प्रकोपित करती है, और जिसकी वजह से तथा धातुजन्य वात प्रकोप करती है। इस वजह से पिपली का सेवन रोज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षार की। क्षार तीक्ष्ण, उष्ण, कटु और पागी होता है। ये कृत्रिम रूप से निर्मित होता है, ठीक है, नेचुरल भी मिलता है लेकिन कृत्रिम रूप से मोस्टली होता है। इसका अत्यधिक और सतत सेवन करने से केशात, वेरी इंपॉर्टेंट है कि बाल झड़ने लगते हैं, ओज का क्षय होता है, नपुंसक हो जाता है और रक्त पित्त जैसे गंभीर व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। याद रखेंगे कि बाल झड़ना, नपुंसकता, ओज और रक्तपित्त जैसी गंभीर व्याधियाँ उत्पन्न होती है। लवण की बात करते हैं तो विशेषकर सैंधव लवण को छोड़कर। आपको बताइए कि सैंधव लवण क्या करता है। सैंधव लवण में कोई नुकसान नहीं एज कम्पेयर टू अदर लवण, ठीक है। लवण उष्ण है, तीक्ष्ण है, विषंदी है और इसके अति सेवन से शरीर में शिथिलता आती है, ठीक है, धातु का क्षय होता है, बल की हानि, समय से पूर्व झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। देखो आप एमसीक्यू में क्या पूछ सकते हैं कि समय से पूर्व झुर्रियाँ किस में पड़ती हैं? बाल सफ़ेद हो जाते हैं और खा लेते पा लेते दोनों होता है, समझते हो। तो ये हो गया। फिर हम बात कर रहे हैं सातवें की, जो पदार्थ या आहार विहार शरीर के अनुकूल हो जाए, उसके सेवन से शरीर को कोई कष्ट या विकार उत्पन्न ना हो, उसे सातवें कहा जाता है। तो सातवें का प्रकार 3 होता है, प्रवर सातवें, अवर सातवें और मध्यम सातवें। प्रवर सात में क्या होता है? जो 6 के 6 रस को सेवन करने के योग्य है, जिसे उन 6 के 6 रस से कोई दिक्कत नहीं होती, तो ऐसा व्यक्ति परम बलवान और निरोगी रहता है। अवर सात में जो केवल एक ही रस खा सकता है, यानी अगर वो कोई और सा रस खाता है तो उसे बीमारी हो जाती है, उससे खाया नहीं जाता, उसका मन नहीं करता, ऐसा व्यक्ति अल्प बल वाला होगा। देखो आपको पता ही है जो 6 रस है उनके सब के अलग अलग काम है, तो आप एक बल का ही एक रस का ही सेवन करोगे तो आपको वो सारे न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे जो कि आपको 6 रस के सेवन से मिल रहे थे। मध्यम सात में यानी आप 2, 3, 4, 5 ऐसे रस का सेवन करते हो, तो 6 के 6 का तो नहीं कर रहे, तो आपका बल सबसे बढ़िया तो नहीं होगा, उत्तम नहीं होगा, बीच में कहीं रहेगा, मध्यम बल हो जाएगा, समझते हो। आहार विधि विशेष आयतन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका स्वस्थ व्रत में भी आता है
और यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले प्रकृति आहार द्रव्य का, तो ये क्या बोल रहे हैं, अष्ट आहार विधि विशिष्ट है। यानी ये कितने हैं, 8 है। आहार विधि यानी आहार का शरीर कैसे प्रभाव पड़ेगा, आहार का शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये केवल भोजन की गुणवत्ता पर निर्भर नहीं करता, अपितु 8 विशेष आयतन है जिन पर निर्भर करता है। ये रसविमान अध्याय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है। प्रकृति आहार द्रव्य का स्वाभाविक प्रकृति, जैसे मूंग दाल गुरु नहीं लघु है, वो नेचर ही उसका लघु है। जो उड़द है वो हमेशा गुरु होता है। सूकर का मांस कैसा होता है, गुरु, और एड़ यानी हिरण का मांस लघु होता है। तो ये उनकी प्रकृति है। करण द्रव्य में गुणों का आधान करना या बदलना, जैसे चावल को भूनने पर वह लाजा बन जाता है जो कि लघु हो जाता है, वरना जो वैसा चावल है वो गुरु है। दही को मथने से तक्र बन जाता है, दही गुरु है। तक्र एकदम स्रोतस का, दही स्रोतस को अवरोध करती है और वहीं पर तक्र स्रोतो शोधन करता है। संयोग की वजह से 2 या 2 से अधिक द्रव्य का मिलने से जो नया गुण उत्पन्न होता है वो संयोग है। जैसे घृत और मधु के समान मात्रा में मिलने पर वो विषवत हो जाता है, ठीक है, मारक हो जाता है। राशि की बात करते हैं, राशि मतलब क्वांटिटी की। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आहार की मात्रा, इसके 2 भेद होते हैं, सर्वग्रह और परिग्रह, यानी संपूर्ण भोजन की कुल मात्रा और भोजन के प्रत्येक घटक की पृथक पृथक मात्रा, ठीक है। देश की बात करते हैं तो वही स्थान जहाँ द्रव्य उत्पन्न हुआ है उसका उपभोग किया जा रहा है। जैसे आनुक देश के द्रव्य गुरु होते हैं और जांगल देश के लघु होते हैं, पता ही है आपको। काल 2 प्रकार का होता है, नित्यक और अवस्थिक। नित्यक मतलब जो ऋतु के अनुसार चलता रहता है, जो सबके लिए सेम, और अवस्थिक अवस्था के अनुसार, रोगी की अवस्था के अनुसार जो चेंज हो जाता है, जैसे कि उम्र के हिसाब से, खाने के हिसाब, उम्र के हिसाब से चेंज हो जाता है, बीमारी के हिसाब से चेंज हो जाता है, ये बात है। उपयोग संस्था की बात करते हैं तो भोजन करने का नियम, जो जीर्ण लक्षण, पाचन के बाद ही भोजन करना चाहिए, इस तरह के जो रूल्स हैं। इसमें अष्टविध आहार विधि, ये क्या है, विशेष अष्ट आहार विधि, ठीक है, विधि विधान, जो किस तरह का भोजन करने चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। उपयोगिता, भोजन करने वाली व्यक्ति स्वयं, जिसके साथ में ओक, अग्नि और कोष पर देखो, भोजन करने वाला व्यक्ति स्वयं जिसका साथ में ओक, अग्नि और कोष की अवस्था पर आहार का परिपाक निर्भर करता है, यानी उपयोगिता। ये अब देखो ऐसा है कि ये बोल रहे हैं कि जो उपयोगिता है, जो यूज़र है, जो कंज्यूमर है, उसे पता होना चाहिए कि उसे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इसे सिंपल शब्दों में बताती हूँ, तो उसे अपने साथ में का पता होना चाहिए, ओक का, अग्नि का, कोष का। अब मान लो इसका एग्जाम्पल मैं मॉडर्न से रिलेट करके कर दे दूँ, कोई डायबिटीज़ वाला है और वो खाने लगे मीठा, तो वो उसके लिए साथ में नहीं है, वो उपयोगिता उसके लिए नहीं है, ठीक है। किसी ने रसगुल्ला आपके सामने रखे हैं तो बेटा वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको डायबिटीज़ है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आहार विधि विधान की। तो आहार विधि विधान कितने होते हैं, 10 होते हैं, जिसमें सबसे पहले उष्णम, यानी उष्ण भोजन खाना चाहिए, क्योंकि ये स्वादिष्ट लगता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है और वात को अनुलोम करता है, यानी वात को बाहर निकालता है धक्का मार के, और कफ का शोषण करता है। स्निग्ध भोजन करना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो स्निग्ध है यानी घी और तेल से युक्त है, वो शरीर को सुदृढ़ करता है, बल बढ़ाता है, वर्ण को निखारता है और जठराग्नि को तीव्र करता है। मात्रावत आहार का सेवन क्यों करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो पूरा चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे। मात्रापूर्वक भोजन करना चाहिए, क्योंकि यह बिना कष्ट के पचता है, त्रिशूल आधमान उत्पन्न नहीं करता, आयु की वृद्धि करता है। जीर्ण, जब भोजन जीर्ण हो जाए, जब हमने दोपहर का भोजन किया है, जब वो जीर्ण हो जाएगा तब हमें शाम का भोजन करना चाहिए, अन्यथा अपक्व आहार रस मिलकर अजीर्ण और सर्वदोष का प्रकोप करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अधिक मात्रा में भोजन का सेवन करते हो तो सर्वदोष प्रकोपणम। विरुद्ध, वीर्य विरुद्ध क्या होता है, जो वीर्य से परस्पर विरुद्ध हो, ऐसे द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी जैसे मछली और दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो हमारे आयुर्वेद में विरुद्ध आहार की श्रेणी में रखे गए हैं। इष्ट देश इष्ट सर्वोपकरणम, इसके लिए मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करके बताती हूँ। जब मैं हॉस्टल में रहती हूँ, मेरा सेपरेट रूम है, ठीक है, अकेले रहते हैं, तो मेरे पास 4 कप्स हैं, तो मुझे उनमें से एक पसंद है, ठीक है, मुझे 1 कप पसंद है, तो मैं उसी में चाय पीती हूँ। जब तक मैं उसमें चाय नहीं पीती मुझे वो मज़ा ही नहीं आता कि मैंने चाय पी है। और दूसरी बात, मैं रूम में बैठ के चाय नहीं पीती, जो मेरे रूम के बाहर जो खुला एरिया है जहाँ से मुझे रोड दिखती है, तो मैं वहाँ उस बालकनी में बैठकर चाय पीती हूँ। तो वहाँ बैठकर चाय पीना और उस कप में चाय पीना
जब मुझे लगता है कि हाँ अब मेरी चाय की तृप्ति हो गई है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो मेरे मन को पसंद है। तो मन के अनुकूल पवित्र स्थान जो कि मेरे लिए बालकनी है, और आवश्यक सामग्री के साथ इष्ट सर्वोपकरण, यानी जो सारी चीज़, उपकरण मतलब जिसमें हम खाना खाते हैं, बर्तन भांडे जगह, और अपने साथी, क्योंकि मैं वहाँ पर अकेली रहती हूँ, मेरा तो कोई साथी नहीं है जिसके साथ मैं खाना खाऊँ। तो अगर आप घर पर हो तो सबके साथ खाना खाओ, और अपने फेवरेट बर्तन में फेवरेट जगह पर बैठकर। उससे आपका भोजन बहुत अच्छे से पचता है और वो आपको लगता है। ना अति द्रुतम, डू नॉट ईट टू फास्ट। अब पता चला खाए जा रहे हैं तो उससे क्या हो सकता है, कंठ में अटक सकता है, भोजन का स्वाद नहीं मिलता और भोजन का सम्यक पाचन नहीं होता। ना अति विलंबितम, अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्लो स्लो खा लो, तो स्लो स्लो भी नहीं खाना और तेज़ तेज़ भी नहीं। तो इससे क्या होता है, भोजन ठंडा हो जाता है, अधिक मात्रा में खाया जाता है और तृप्ति नहीं होती है। अजल्पम, अहसन, यानी ईट विदाउट टॉकिंग और लाफिंग विद फुल माइंडफुलनेस, यानी हंसते या बोलते हुए भोजन ना करें, और भोजन जब करो तो उसमें ध्यान लगा कर खाओ। ठीक है। उसके बाद आत्ममन, यानी अपनी आत्मा शक्ति, अग्निबल साथ में और प्रकृति की भली भांति जानकर ही भोजन ग्रहण करना, जो मैंने आपको डायबिटीज़ वाला एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, कि अग्नि आपकी कैसी है, आपका कोष्ठ कैसा है, आपको कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए अनुकूल है, उस सब चीज़ों को सोच कर ही आपको आहार का सेवन करना चाहिए। द्वितीय अध्याय की हम बात करते हैं, त्रिविध कुक्षी अध्याय। इसमें यहाँ पर इन्होंने कुक्षी के 3 पार्ट किए हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। जब भी तो इस चैप्टर का नाम क्या है, त्रिविध कुक्षी अध्याय। तो पहला भाग सॉलिड फूड के लिए यानी मूर्त आहार द्रव्य, द्वितीय भाग द्रव आहार यानी लिक्विड्स के लिए, तृतीय भाग अवशिष्ट यानी रिक्त स्थान, बिल्कुल खाली। वो किसके लिए, दोष के यानी वायु के संचरण के लिए, जैसे ओदन, मांस, ये सब देख लेंगे आप। ठीक है। मात्रावत आहार के लक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट। कि मात्रावत आहार आपने क्या है इसका पता कैसे चलेगा? तो नेक्स्ट, कुक्षी अनति पीड़न। ठीक है, इसमें क्या है कि पेट में किसी भी प्रकार का भारीपन, तनाव या पीड़ा नहीं होती। हृदय पार्श्व ना अवरोध, यानी हृदय में और पसलियों में कोई अवरोध नहीं होता, कोई जकड़ाहट नहीं होती। अनति गौरवम, उदर में अत्यधिक गुरुता का आभास नहीं होता। इंद्रिय प्रसादन, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय प्रसन्न होती हैं। क्षुत पिपासा उपशम, स्वाभाविक रूप से भूख और प्यास लगती है। सुख अनुवृत्ति, यानी उठना, बैठना, चलना, श्वास लेना, हंसना, बोलना, सब में सुख का अनुभव होता है, यानी सब इजीली हो जाती है। आप देखते हो जब आप कम खाना खाते हो तो भी आपसे चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। जब ज़्यादा खाना खा ले तो फिर तो बोला भी नहीं जाता, हंसा भी नहीं जाता है। कोई आपको हंसा दे तो मुझे लगता है उल्टी ही कर दोगे। कभी कभी ऐसा मेरे साथ हो जाता है जब मेरा फेवरेट खाना बनता है। ठीक है, समटाइम्स आई डू दैट, अदरवाइज आई एम वेरी डाइट कॉन्शियस। यथाकाल परिपाक, प्रातःकाल या सायकाल खाया हुआ भोजन बिना किसी उपद्रव के अपने निश्चित समय पर पच जाता है। तो ये है कि आपने मात्रावत आहार का सेवन किया है, जिसकी वजह से आपके शरीर में वो अच्छे लक्षण मिल रहे हैं, जिससे आपका जो आयु है उसका आयु दीर्घ होती है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। लेकिन अगर आप इसके विपरीत करो, अति मात्रा में या कम मात्रा में सेवन करो, फिर क्या होता है? तो अमात्रावत में 2 तरह से सेवन कर सकते हो, या तो कम या फिर ज़्यादा। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं वो कि हीन मात्रा, अगर आप कम मात्रा में भोजन का सेवन करते हो तो उससे बल, वीर्य, वर्ण और ओज का क्षय होता है। ठीक है, शारीरिक कृशता आती है, धातुओं की शिथिलता होती है, वात जनित 80 व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। नाना ये पढ़ी है ना, वात की 80 होती हैं, पित्त की 40 और कफ की 20 नानात्मक व्याधियाँ होती हैं। यह आयु का ह्रास करता है तथा अकाल मृत्यु का कारण बन सकता है। अति मात्रा में भोजन करते हो तो वात का मार्ग अवरोध से पेट में तीव्र शूल, गैस, अंगों में जकड़ाहट होती है। पित्त के अगर वात की वजह से ये सब होता है, पित्त की वजह से दाह, अतिसार, ज्वर, अम्लपित्त और भ्रम होता है। कफ की वजह से छर्दी यानी उल्टी, आलस्य, गौरव, भारीपन। मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख देती हूँ, बता देती हूँ कि इसमें अत्यधिक भोजन करने से 3 दोष का एक साथ प्रकोप होता है।
वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या ये टीचर ने वाइवा में भी मेरे से पूछा था, बहुत ये टीचर ना फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में भी बहुत पसंद है उन्हें। ठीक है कि बताओ, क्योंकि ये अष्टांग हृदय में भी है और यहाँ पर भी है। वो पूछते हैं कि अगर हमने अति मात्रा में कर लिया तो दोष पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये मेरे साथ संहिता गई प्रैक्टिकल में मेरे से पूछा था और उसका चैप्टर यही वाला था, त्रिविध कुक्षी अध्याय। तो उसने बताया नहीं है जब, तो दोष का ये होता है। उसने अच्छा मेरे दोस्त से पूछा था, मुझे याद आया, तो उसने बताया नहीं है, वो कह रहा है पित्त का, लेकिन ये 3 दोष का प्रकोप यहाँ पर होता है एक साथ। समझते हो, एक साथ 3 दोष का प्रकोप होता है। तो तीनों दोषों के लक्षण यहाँ पर मिलते हैं, वात, पित्त और कफ के। नेक्स्ट टॉपिक है कि मेंटल फैक्टर्स विच अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ फूड, यानी पाचन को प्रभावित करने वाले मानसिक भाव कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चिंता की। अगर आप अत्यधिक सोच विचार करते हो तो रसवाह स्रोत संकुचित हो जाता है, जिससे पाचक रस का स्राव रुक जाता है। शोक, भय और क्रोध, इन सब की वजह से पाचन विकृत होता है। दुख, शय्या, प्रजागर, रात्रि में जागने से शरीर में रुक्षता बढ़ती है और अग्नि की विकृति होती है। 2 टाइप्स ऑफ आम दोष, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नंबर 1 विसूचिका एंड सेकंड इज अल्सक। विसूचिका क्या होता है, अल्सक क्या होता है। सबसे पहले अल्सक देखो, इसमें अपक्व अन्न दोषों से अत्यधिक जकड़ जाने के कारण ना तो ऊपर की ओर निकल पाता है और ना ही नीचे गुदमार्ग से। ठीक है, और आलसी की तरह आमाशय में पड़ा रहता है। पेट पत्थर की तरह सख्त हो जाता है और इसे अल्सर यानी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। अल्सक का जो शब्द निर्मित हुआ है वो आलसी से ही हुआ है, यानी ये आलसी की तरह पेट में पड़ा रहता है, ना ऊपर से निकलता यानी वमन के थ्रू और ना नीचे से निकलता यानी विरेचन के थ्रू। तो ना ये निकलता है, वहीं पड़ा रहता है और हमारे शरीर में रूजा उत्पन्न करता है। ठीक है, हमें परेशान करता है। विसूचिका, इसमें कुपित दोष आमाशय के ऊपर छठवी द्वार तथा नीचे अतिसार द्वार युगपत एक साथ बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल उल्टा है। अल्सक में वो निकल नहीं रहा था और यहाँ दोनों, वहाँ दोनों में से किसी एक से भी नहीं निकल रहा है, यहाँ दोनों से ही निकल रहा है, तो उल्टा है। और दूसरी बात, वी का मतलब होता है स्पेशल। वी शब्द का मतलब पता है क्या होता है, स्पेशल। और सूची का मतलब क्या होता है, निडल। तो वी सूचिका, तो इसका क्या मतलब होता है, सुई। सुई के चुभने जैसी तीव्र वेदना होने के कारण ही इसे विसूचिका कहा गया है। और ये क्या है, कॉलरा-लाइक सिंड्रोम कहते हैं। तो पता चला इसका नाम विसूचिका क्यों है और अल्सक का नाम अल्सक क्यों है। अल्सक का नाम अल्सक आलसी होने की वजह से है, विसूचिका का नाम इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्पेशल टाइप की, ठीक है, विशिष्ट एक सुई के चुभने जैसी पीड़ा होती है। अब इसमें देखते हैं हेतु, लिंग एंड औषध ऑफ आम दोष। इसका हेतु क्या हो सकता है, अति मात्रा में गुरु स्निग्ध, ये सब आप पढ़ लेंगे, ठीक है, ये नहीं बताऊंगी मैं। और चिकित्सा आपको यहाँ से बिल्कुल नहीं पढ़नी है, चिकित्सा बिल्कुल नहीं पढ़नी है। समझते हो कि नहीं समझते। ठीक है, क्यों नहीं पढ़नी है, क्योंकि इसमें बहुत शॉर्ट में लिखी है। ये गलत नहीं है वैसे तो, लेकिन ये मैं बिल्कुल प्रीफर नहीं करूँगी। ये आप श्लोक, मैंने गलत ही लिख दिया, मैं बताती हूँ। चिकित्सा, बस मैं आपसे ये बता रही हूँ कि इसकी चिकित्सा विद श्लोक याद करना है फ्रॉम बुक, यानी ये बिल्कुल भी इस नोट से नहीं पढ़नी है। तो ये कहाँ से पढ़ेंगे, श्लोक के साथ याद करेंगे बुक से, क्योंकि दोनों की अलग अलग चिकित्सा है। अल्सक की अलग है, विसूचिका की अलग है, दोनों को अलग अलग ही याद करना है श्लोक के साथ। श्लोक याद नहीं कर सकते तो 4-5 पॉइंट याद कर लेना, जैसे अल्सक में लंघन कराते हैं, याद करना है उसे, उपवास करा रहे, लंघन करा रहे, दीपन पाचन करा रहे, जो भी करा रहे हैं वो सब आपको याद करना है पॉइंट, मगर श्लोक याद नहीं करते हो तो। अब ये आमाशय का सीमांकन, शरीर अवस्था, ठीक है, आमाशय की अवस्था आपको पता ही है, बहुत इजी है, ये मैं नहीं बताऊंगी। फिर हम थर्ड बात करते हैं जनपदोध्वंस अध्याय की, इससे क्वेश्चन भी आ सकता है।
ओहो, इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमली कलेक्शन ऑफ मेडिसिन। तो महामारी की स्थिति आने से पूर्व ही चिकित्सा की तैयारी करना बुद्धिमान वैद्य का कर्तव्य है। यानी हमें पता चल गया कि कोई महामारी आने वाली है, तो उससे पहले ही हमें जो चिकित्सा पेड़ हैं उन्हें खाड़ लेना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। औषध संग्रह का शास्त्रीय कारण क्या है कि भूकंप, ऋतुपर्य या अन्य प्राकृतिक विकृतियों के कारण जब भूमि दूषित हो जाती है तो उस भूमि पर उगने वाली औषधि के रस, वीर्य, विपाक प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, इसे हम इसलिए अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्यों कह रहे हैं कि क्योंकि उसका रस, वीर्य, विपाक प्रभाव भी नष्ट हो जाता है। जब आपकी भूमि ही नष्ट हो जाएगी या हवा नष्ट हो जाएगी तो उसका रस, वीर्य, विपाक प्रभाव ही नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि पहले ही औषध का संग्रह कर लेना चाहिए। अतः विकृति आने के पूर्व संचित की गई औषधियाँ ही पूर्व वीर्यवान होती हैं और महामारी से पीड़ित जन समुदाय की रक्षा करने में समर्थ होती है। अब जनपद उध्वंस कर सामान्य भाव, वो क्या चीज़ है कि जो जनपदों ध्वंस को कॉज करते हैं। तो अग्निवेश ने प्रश्न किया कि मनुष्य की प्रकृति, आहार, शरीर बल साथ में और वह भिन्न भिन्न होने पर भी ऐसा कौन सा तत्व है जो एक साथ सभी को एक ही रोग से ग्रसित कर विनाश कर देता है। तो इसके 4 कॉजेज होते हैं। देखो, हम जैसे कोरोना हुआ था तो वो सबको तो नहीं हुआ, कुछ कुछ को हुआ, कुछ कुछ को नहीं हुआ। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा तत्व है जो सबको कॉज करता है। भूकंप आ रहा है तो सबको, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जो भी है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो सबको मोस्टली अफेक्ट करती है ना, जिनकी खुशकिस्मत है भाई वो बच जाते हैं। तो सामान्यतः वो 4 भाव हैं। वो 4 भाव क्या होते हैं? वायु, जल, देश और काल। अब इसमें इन्होंने इन चारों में उत्तरोत्तर श्रेष्ठता या गुरुता होती है। आप वायु को छोड़ सकते हो लेकिन जल को नहीं, जल को छोड़ सकते हो लेकिन देश को नहीं, देश को छोड़ सकते हो लेकिन काल को नहीं। तो ये एक एक करके श्रेष्ठता और गुरुता होते जाते हैं। देखो, इसे एग्जाम्पल की तरह समझो कि कहीं की वायु पॉल्यूटेड है, दिल्ली है, फेमस है, तो वहाँ का वायु प्रदूषित है, तो आपने वो छोड़ दिया, आप कहीं और आके रहने लगे। तो वायु को हम चेंज कर सकते हैं। अब जल की बात है, जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ मेरा हॉस्टल है, वहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा मिट्टी वाला है, ठीक है, रेतीला पानी है बहुत ज़्यादा। तो मैं वहाँ छोड़ के अपने घर आ जाती हूँ। तो मैं जल को भी त्याग कर सकती हूँ, देश को त्याग कर सकती हूँ, ठीक है। जहाँ मेरा देश अनुकूल नहीं है, वहाँ का खाना मुझे पसंद नहीं है। मान लो कि मैं बंगाल चली जाऊँ तो मैं वहाँ इतना मछली तो नहीं खा सकती, ठीक है, वहाँ तो मछली खाए जाते हैं, रातों को चावल खाए जाते हैं, तो वो चीज़ मेरे अनुकूल नहीं है। तो मैं बंगाल से वापस अपने यूपी आ जाऊँगी। तो ये सब मैं कर सकती हूँ, लेकिन काल से कैसे बचूँगी? समय तो समय है, तो उससे नहीं बचा जा सकता। इससे बचना बहुत मुश्किल होता है भाई, ठीक है। तो हम देखते हैं विकृत वायु, जल, देश और काल के लक्षण क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्वस्थ व्रत में भी मिलेगा और आपको रोग निदान में भी शायद ये मिलेगा। तो विकृत वायु के लक्षण क्या होते हैं? ऋतु के विपरीत बहना, ठीक है, कि जो ऋतु है उसके अपोजिट, जैसे ठंडा ऋतु है तो गर्म हवा चल रही है। अत्यधिक तीव्र आंधी, यानी उसका जो बहुत ज़्यादा गति है, या सर्वदा गतिहीन, बिल्कुल ही हवा ना चले, या फिर बहुत ज़्यादा तेज चले कि बवंडर बन जाए। अति रुक्ष हो, अति शीतल हो, अति उष्ण हो, कोई भी चीज़ अति हो तो वो हमारे लिए तो हानिकारक है। तो अति रुक्ष हो, अति शीतल हो या अति उष्ण हो। अति परुषा, यानी अति कठोर हो, धूल भरी हो और भयानक शब्द करने वाली हो, ठीक है, जैसे कि स्टॉर्म्स जो होते हैं, बवंडर। परस्पर विरोधी दिशाओं से टकराने वाली तथा गर्द, धूल, धुआं, भस्म से युक्त हवा, ये क्या होती है? विकृत वायु। विकृत जल की बात करते हैं, पानी का रंग बदलना, पानी में दुर्गंध आना। इसमें देखो 3 चीज़ें हैं, वो हम पढ़ते हैं ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। तो इसका शब्द तो नहीं होता, स्पर्श उसका बदल सकता है, ठीक है, वो गाढ़ा हो जाएगा। रूप उसका बदल सकता है कि उसका कलर चेंज हो जाएगा। रस उसका बदल सकता है कि वो विरस हो जाएगा, उसमें तो कोई रस नहीं होता, वो मधुर है, कटु है, किसी भी तरह का कोई रस उसमें आ रहा है, ठीक है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, गंध उसमें दुर्गंध आ जाए। तो ये चारों फैक्टर्स याद रखेंगे। तो दुर्गंध होना, अस्वाभाविक स्वाद उसका होना, कीचड़ होना, बालू शैवाल से युक्त होना,
ठीक है। और जलीय जीवों का मर जाना और पक्षियों का वहाँ से पलायन कर जाना। देखो जो वहाँ पे उस जल में जो जंतु रहते थे, जो मछलियाँ और जो क्रोकोडाइल, टोर्टोइस, ये सब रहते थे, वो सब मर जाते हैं। और पक्षियों का वहाँ से पलायन करना, यानी जो पक्षी वहाँ पे पानी पीते हैं वो भी वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये पानी सही नहीं है, इसीलिए तो वहाँ के जानवर मर गए जो पानी में रहते थे, और जो हवा वाले पानी पीते थे वो भी वहाँ से छोड़कर चले गए। स्पर्श में अप्रीतिकर यानी अत्यधिक भारी और चिपचिपा लगना, जो मैंने आपको बताया, शब्द तो नहीं होता, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, विकृत। विकृत देश के लक्षण क्या होते हैं? अब विकृत देश के लक्षण क्या होंगे? भूमि का अस्वाभाविक वर्ण, गंध, रस और स्पर्श हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि स्पर्श, रूप, रस, गंध क्या हो जाएगा, अस्वाभाविक हो जाएगा। अत्यधिक क्लेद हो जाएगा, या फिर वहाँ के जो सर्प हैं, जो हिंसक पशु हैं, मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, वो सब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा जो देश गंदा रहता है ना, जो विकृत हो जाता है, वहाँ पे कीड़े कांटे और मच्छर, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। तृण और धान्यों का सूख जाना और या अस्वाभाविक रूप से उत्पन्न होना, यानी वीड्स का उत्पन्न होना, जो हमारे लिए नहीं है। और जो हमारी फसलें थी वो सूख जाती हैं। और निरंतर भूकंप या उल्कापात होना, ठीक है, यानी निरंतर भूकंप आना। चंद्रमा, सूर्य और तारों का निरंतर धूल या बादलों से ढका रहना, यह सर्वत्र भय का वातावरण होना, इन चारों तरफ कैसा रहेगा, डर का माहौल रहेगा। और वहां पे हमेशा क्या रहते हैं, बादल छाए रहते हैं। विकृत काल के लक्षण क्या है? ऋतु के अपने स्वाभाविक लक्षण का ना होना, जैसे शीत ऋतु में शीत ना होकर ठंड होना, या फिर शीत ऋतु में शीत ना होकर गर्मी होना या वर्षा होना, या फिर गर्मी में ठंड होना या फिर वर्षा होना। ऋतुओं के लक्षण का अतिमात्र होना, यानी ठंड में बहुत ठंड होना। काल का विपर्य, विपरीत आचरण होना। तो ये था विकृत वायु, देश, काल और जल का लक्षण। फिर हम बात करते हैं जनपद उद्वंस विकार की चिकित्सा का सिद्धांत क्या है। यदि कोई व्यक्ति महामारी से प्रभावित जनपद में फंस गया है तो उसके प्राणी की रक्षा के लिए आचार्य ने 2 मुख्य स्तरों पर चिकित्सा सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना। जनपद उद्वंस में क्वेश्चन चिकित्सा से ही आएगा और इनके लक्षण भी पूछ सकते हैं। सबसे पहली चिकित्सा इसमें पता है क्या है? पंचकर्म द्वारा शोधन करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इन्होंने यहाँ पर बोला ना कि 2 मुख्य स्तर पर चिकित्सा की जाती है, तो 2 याद रखना कि 2 होते हैं। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि पंचकर्म द्वारा शोधन, और दूसरा कह रहे हैं कि सद्व्रत और आध्यात्मिक चिकित्सा। आपको पता ही है कि जनपद उद्वंस होता कैसे? प्रज्ञापराध से, अधर्म से। जब प्रज्ञापराध होगा तो अधर्म होगा। तो सद्व्रत क्या बताता है कि अधर्म को खत्म करता है। प्रज्ञापराध नहीं होगा अगर आप सद्व्रत का पालन करोगे, तो जब प्रज्ञापराध ही नहीं होगा तो फिर अधर्म नहीं होगा। तो पंचकर्म द्वारा शोधन, जिन व्यक्तियों के अंग प्रत्यंग अभी महामारी के प्रभाव से पूर्णतः नष्ट नहीं हुए हैं, उन्हें वमन, विरेचन, वस्ली और नस्य के माध्यम से शरीर का शोधन करना चाहिए। शोधन के उपरांत पूर्व संचित वीर्यवान औषधियों का रसायन व वाजीकरण विधियों से प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे हमेशा ही होता है जब आप पंचकर्म करते हो तो सबसे पहले क्या पढ़ते हो? पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। पश्चात कर्म में आपको क्या दिया जाता है? रसायन, औषधि और जो आपका पथ्य, आहार विहार है वो दिया जाता है। तो सेम यहाँ पर भी है कि पंचकर्म द्वारा शोधन करो, वमन, विरेचन, वस्ती और नस्य, और उसके बाद आपको क्या देंगे? रसायन और वाजीकरण औषधियों का प्रयोग आपको करना है। फिर सेकंड बात कर रहे हैं ये सद्व्रत की और आध्यात्मिक चिकित्सा की। मैं थोड़ा चाय पी रही हूँ तो इसलिए मैं फिंगर नहीं रख पा रही फ़ोन स्क्रीन पर, तो आप स्क्रीन देखते रहो, मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सद्व्रत और आध्यात्मिक चिकित्सा क्या है? दैव्य व्याधियों में भैषज के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक बल आवश्यक है, ठीक है। जो दैव्य व्याधि होते हैं जैसे बिजली गिरना, ठीक है,
भूकंप आना, क्योंकि इसमें इंसान कुछ ना उन्हें रोक सकता है और ना वो उन्हें उत्पन्न कर सकता है। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये दैवीय व्याधियाँ हैं। तो इसमें भेषज के साथ साथ यानी औषध के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक बल आवश्यक होता है। तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित निर्देश हैं। मैं एक बार चाय ले लूँ, इतना आप रीड करो। क्लास टीचर ऐसे ही बोलते हैं ना, इतने मैं ये कर लूँ, मैं फ़ोन पे बात कर लूँ, इतने तुम रीड करो। चलो मैं भी आपकी क्लास टीचर हूँ, इतने रीड करो, इतने मैं चाय के 1-2 सिप ले लूँ। सत्य भाषण, सत्य बोलना चाहिए। और भूते दया, प्राणियों पर दया करना चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते? जब हम अधर्म करते हैं तो सारे ही उसमें उल्टे काम करते हैं कि हमें कहा गया है कि प्राणियों पर दया करनी चाहिए, लेकिन नहीं, हम तो प्राणियों पर फिर दया नहीं करते। तो अब हमें इसकी चिकित्सा में वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो वो क्या है? प्राणियों पर दया, फिर दान, बलि कर्म, मंगल कार्य और ईश्वर की उपासना। तो दान दो, बलि चढ़ाओ, मंगल कार्य यानी शुभ कार्य करो और ईश्वर की उपासना करो। ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन और जितेंद्रिय, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। इसका क्या मतलब है? देखो, स्थान, मैं आपको अभी समझाती हूँ एक उदाहरण से। स्थान परित्याग यदि संभव हो तो विकृत देश को छोड़कर स्वस्थ देश में चले जाना। समझते हो कि नहीं समझते? अब इसका देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि धर्म का कितना बड़ा रोल होता है सद्व्रत के पालन में, यानी ये आपको काम करना इजी हो जाता है। एग्जाम्पल के साथ मैं बात समझाऊंगी तो खोपड़ी में घुस जाएगी। तो देखो प्यारे बच्चों, कोई चोर है, ठीक है, अब वो चोरी करता है। अब वो चोर है, वो तो अपना व्यक्तिगत ही देखेगा ना कि मेरा किस में लाभ है, मुझे किस में प्रॉफिट है, क्या फ़ायदा उसे मिल रहा है। उसने चोरी कर ली किसी के घर में, ठीक है। अब अगर आप उससे ये कहो कि भाई तू चोरी क्यों करता है, ठीक है, तो कहेगा मैं चोरी इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पैसा मिलता है, सामान मिलता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि चोरी मत किया कर, ये गलत है, क्योंकि उस इंसान ने इतनी मेहनत से वो कमाया है और तू उसे ऐसे ही चुरा लिया है। तो कहेगा मेरा तो काम है, मुझे उसके इमोशन से क्या फ़र्क पड़ता है। समझते हो कि नहीं समझते? ठीक है। अब आप लॉजिक दोगे कि ऐसे इंसान सोसाइटी में अच्छे नहीं होते, उसे फ़र्क क्या पड़ रहा है? जिसका पेट भर रहा है सबसे ज़्यादा, देखो इंसान का अगर पेट ना होता तो वो ये सब कुछ ना कर रहा होता, वो भी एकदम लेटा होता आराम से। ये जो लोग धूप में काम करते हैं, ठीक है, रातों में पूरी ड्यूटी देते हैं, तो ये सब काम कोई क्यों करता? अगर पेट ना होता तो वो चोर कहेगा मेरा पेट है, मुझे करना है। समाज सोचे या ना सोचे, समाज मेरा पेट नहीं भरेगा, पेट तो मुझे मेरा खुद ही भरना है। तो उसे अब एक चीज़ है जो धर्म है वो आपको सिखाता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए। तो एक यही वो धर्म है जो उसे इस बुराई से रोक सकता है। वो क्या कहता है कि अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुराई का बदला भी निश्चित ही आपको मिलेगा, है ना। अब चाहे वो इस दुनिया में मिले या इन हेयर आफ्टर लाइफ। समझते हो कि नहीं समझते? तो सिर्फ एक यही मोटिवेशन है जो आपको धर्म से जोड़े रखती है, और धर्म ही है जो आपका सर्वोपरि मोटिवेशन है। अगर आप धर्म से दूर हो तो फिर आपका जो ये मोटिवेशन है, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना, ये तुच्छी बातें हैं, ठीक है। धर्म के आगे कोई मोटिवेशन इतना पावरफुल नहीं है जितना धर्म है। समझते हो? तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए, सद्व्रत का पालन करना चाहिए, ठीक है। जब हम सद्व्रत करेंगे और पंचकर्म करेंगे वही उसकी चिकित्सा होती है। जनपद उध्वंस में अधर्म की भूमिका, ठीक है, ये आप एक बार पढ़ लेंगे कि क्या है। अग्निवेश ने पूछा कि मूल कारण क्या है, तो मूल कारण अधर्म है। जब किसी देश का प्रधान पुरुष जैसे नेता प्रजा के साथ न्याय छोड़कर अधर्म से आचरण करते हैं तो उनके आश्रित जन में भी अधर्म प्रवृत्त, देखो जब नेता ही अधर्म को फॉलो करता है तो जन भी फिर वही करते हैं। देखो जन भी एक हद तक अपोज करती है, और तुम्हें पता ही है सच का रास्ता बुरे के मुकाबले भारी होता है। समझते हो कि नहीं समझते? एक वो जो चोरी करके कमा रहा है, एक वो जो दिन रात 9 से 6 की ड्यूटी कर रहा है, वो काम भारी है चोरी करने से, ठीक है। तो ये अधर्म है, तो इसे सामूहिक अधर्म और प्रज्ञापराध कहते हैं।
अब देवता उस देश का परित्याग कर देते हैं जिसके ऋतु चक्र विकृत हो जाते हैं। अब क्या होता है, जब अधर्म है, ये सारे काम उल्टे करेंगे, तो फिर आपके देवता भी आपसे क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। वो भी आपके देश को फिर ख़त्म करना चाहते हैं। मैं कहा ऐसे जन की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो इतने बदतमीज़, अधर्म और जिनका प्रज्ञा, जो हमने उन्हें बुद्धि दी थी, वो क्यों दी थी, सात्विक बुद्धि दी थी कि आप अच्छा सोचो, अच्छा करो। आप क्या कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो, अच्छा सोच भी नहीं रहे और अच्छा कर भी नहीं रहे, तो ऐसे की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वहाँ पे इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आपका जो देश, वायु, जल और काल, ये सब क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है। और फिर इसे ही क्या कहा जाता है, अधर्म और जनपदोध्वंस इसकी संज्ञा है। अब नियत और अनियत आयु क्या है। इस अध्याय में आयु का निश्चित लेकर अति महत्वपूर्ण दार्शनिक विमर्श है। क्या सभी मनुष्य की आयु पहले से तय होती है या बदली जा सकती है। तो आचार्य चरक के मध्यम मार्ग अपनाते हुए कहा है कि आयु सर्वथा नियत और सर्वथा अनियत नहीं होती। यह देव यानी पुनर्जन्म के कर्म और पुरुषकार यानी इस जन्म के कर्म के बल पर समन्वय यानी सामंजस्य पर निर्भर करती है, इक्विलिब्रियम पर। यदि किसी व्यक्ति के दोनों कर्म उत्तम है तो उसकी आयु नियत होती है, ठीक है, नियत रूप से दीर्घ होती है। यानी किसी का पूर्व दैव कर्म यानी पुनर्जन्म का कर्म भी अच्छा है और इस जन्म में भी वो अच्छे काम कर रहे हैं, तो उसकी आयु कैसी होती है, दीर्घ होती है। यदि कर्म निर्बल है तो आयु अनियत होगी और कुपत और महामारी के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है। अब देखो कि अगर आपका पूर्व कर्म अच्छा है लेकिन ये वाला कर्म आप अच्छा नहीं कर रहे, तो आपकी आयु अनियत है कि आप कभी भी टपक सकते हो। अब ऐसा हो कि आपका पूर्व जन्म का कर्म भी अच्छा ना हो और इस जन्म में भी आप अच्छे कर्म नहीं करें, तो आपकी मृत्यु निश्चित है। समझते हो। अब देखते हैं दैव और पुरुषकार में क्या फर्क है। तो दैव क्या होते हैं, पूर्व देह कृतम कर्म यानी पूर्व जन्म में किए गए शुभ और अशुभ कर्म। और पुरुषकार क्या होता है कि इस जन्म में बुद्धिमता पूर्वक किए गए प्रयास, आहार विहार, भैषज सेवन यानी इस कर्म के शुभ और अशुभ कर्म। चिकित्सा का प्रभाव क्या होता है, यह मनुष्य के वर्तमान जीवन की मूल प्रवृत्ति और अदृष्ट रोगों का कारण बनता है। कुष्ठ में एक कारण आपका पूर्व जन्म भी है कि आपने पूर्व जन्म में अच्छे काम नहीं किए हैं तो आपको कुष्ठ होता है, ऐसा उसका निदान है। ये देव के अशुभ प्रभाव को भी उचित पुरुषार्थ जैसे रसायन द्वारा दबा सकता है। ठीक है, समझ आ गया कि देखो इसकी चिकित्सा कैसी होती है कि फिर आप देखो आपने पुनर्जन्म में कोई गलत काम किया है और आपको ये पता है कि वो क्या बोलता है कि कर्म वापस आता है ना, ऐसा अभी मुझे याद नहीं आ रहा, कर्मा रिटर्न्स ऐसा बोला जाता है। तो अब आपने पुनर्जन्म में कोई बुरा काम किया तो इस जन्म में आपकी पता है क्या उसका चिकित्सा कैसे होगी उसकी, यानी उसका कैसे ख़त्म, उसे न्यूट्रल कैसे किया जाएगा। तो वो आपके अदृष्ट रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि कुष्ठ आपको हो जाएगा, ठीक है, तो आपको कुष्ठ हो जाएगा तो उससे आपका पुनर्जन्म का जो है वो न्यूट्रल हिसाब किताब हो जाएगा। अब जो इस जन्म में आप कर रहे हो उसका कैसे होगा, उसकी चिकित्सा रसायन सेवन और पंचकर्म या पथ्य आहार विहार के सेवन से। ज्वर में हेतु विपरीत चिकित्सा का उदाहरण ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं है। देखो अब तर्पण के 3 प्रकार होते हैं, लंघन, लंघन पाचन और दोष विसेचन यानी दोषों को बाहर निकालना। नेक्स्ट आता है देश का विवरण क्या है। तो देश 3 होते हैं, आनूप देश, जांगल और साधारण। आनूप वो होते हैं जहाँ कफ की वृद्धि होती है, जांगल में वात की और साधारण में समदोष होते हैं। तो ये याद कर लेंगे, बाकी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की अब हम बात करते हैं त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय विमान। तो इसमें क्या बात कर रहे हो, सबसे पहले कि त्रिविध रोग विशेष है क्या, वो 3, ठीक है, जिससे रोगों का हमें पता चलता है। तो क्या आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, 3 प्रमाण हमने पढ़े। तो आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, ठीक है। आपने वो वाला श्लोक पढ़ा होगा, रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेनिये येषाम त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा। और आगे क्या है, ज्ञानम अव्याहतम सदा। आपदा शिष्ट विबुद्धते तेषां वाक्यम असंशयम तस्यं वक्षन्ति ते कस्माद्
और तस्यम वक्ष्यन्ति ते कस हैं नीरजस्तम, ठीक है, इस तरह से वो श्लोक है। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, अब भी याद है। घमंड हो गया मुझे। रज और तम रूपी मानसिक दोषों से जो सर्वथा निर्मुक्त होते हैं, दिव्य ज्ञान चक्षु से युक्त होते हैं, यानी दिव्य ज्ञान उन्हें होता है, दिव्य दृष्टि उनकी होती है, त्रिकालदर्शी यानी उन्हें त्रिकाल का ज्ञान होता है, निष्पक्ष और करुणापूर्ण महापुरुष आप्त होते हैं। वो किसी तरफ झुके नहीं होते कि मुझे इसी की साइड लेनी है। उनके द्वारा लोक कल्याणार्थ उपदिष्ट शास्त्र वचन अथवा आगम ही आप तो उपदेश है, यानी उन्हें जो ज्ञान है हमें पता है कि वो बढ़िया है। ठीक है। प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष तो आपको पता है, आत्मा इंद्रिय मन और इंद्रियार्थ के संयोग से जो ज्ञान होता है वो क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। ये साक्षात अनुभूति का साधन है। अनुमान क्या है? कि जो चीज़ हम पुराने अनुभव से अब अनुमान जैसे सोचते हैं, युक्ति लगाते हैं, तो अनुमानम खलु तर्को युक्ति अपेक्षित है, ये इसका श्लोक है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ आप्तोपदेश, अच्छा, अब इसमें आप्तोपदेश की मतलब क्या हम उपयोग उसका करते हैं? तो समुत्थान रोग उत्पत्ति का मूल कारण एवं दोष प्रकोप आहार विहार योनि है कि उसका मूल अधिष्ठान क्या है? वात है, पित्त है, कफ है। और वेदना शूलता गौरव आदि तोत का स्वरूप। ठीक है। प्रत्यक्ष किस चीज़ का एग्जाम करते हैं ये आप एक बार देख लीजिएगा। प्रत्यक्ष से वो 5 होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाले। तो शब्द श्रोत इंद्रिय, स्पर्श नहीं, रूप चक्षु इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय त्वक से, ठीक है, त्वक वाला। घ्राण इंद्रिय यानी नासिका, कैसे स्मेल वाला। रस इंद्रिय यानी उसके रस की परीक्षा। ये वैद को नहीं करनी चाहिए, वो उससे खुद पूछना चाहिए कि उसका रस कैसा है। अनुमान की वजह से क्या करते हैं कि जठराग्नि है ना, ये वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बुक से फुल याद कीजिएगा। लर्न फ्रॉम बुक श्लोक, ठीक है, ये पूरा श्लोक है, बहुत बड़ा है, तो इसे पूरी टेबल को याद कीजिएगा। इसमें कुछ लिखेंगे जठराग्नि जरण शक्तियाँ, ठीक है, कि भोजन के पाचन में कितना टाइम लग रहा है कि वो सही से कब पच पा रहा है। तो जठराग्नि का कैसे पता चलता है? उसकी जरण शक्ति से। शरीर बल व्यायाम शक्तियाँ, ठीक है, कि शरीर बल कैसे, वो कैसे पता चलेगा कि तुम कितनी देर व्यायाम कर सकते हो, कौन सा व्यायाम कर सकते हो, ठीक है, कब तुम थक रहे हो। मन मानसिक स्थिति भय फियर विषाद, ठीक है, तुम कितना डरते हो, कितना डिप्रेशन में हो, कितना क्रोध करते हो, अभिद्रोह, शोक, रोदन, हर्ष। देखो तुम कितना डरते हो उसका अनुमान कैसे पता चलता है? डिप्रेशन विषाद से, क्रोध का अभिद्रोह से, शोक का वीपिंग से, हर्ष का उत्साह से। तो ये वाले पूरे श्लोक हैं, ये वहाँ से याद कीजिएगा। बुद्धि मेधा का ग्रहण शक्ति से, कि आप कितना ग्रहण करते हो। मैं आपको जितना पढ़ा रही हूँ आप वो सारे ही ग्रहण कर रहे हो, तो आपकी जो मेधा शक्ति है बहुत अच्छी है। आप थोड़ा ग्रहण कर रहे हो तो आपकी थोड़ी अच्छी है। स्मृति स्मरण, आपकी स्मृति कैसी है पता चलता है। आप क्या चीज़, आपको बचपन की चीज़ें याद हैं, आपको कल की क्लास याद है, तो आपकी स्मरण शक्ति अच्छी है। साथ में का पता चलता है उपशय से, ठीक है, कि आपके लिए जो चीज़ साथ में है वो आपको फ़ायदा देती है। दोष प्रकोप गुण लिंग व्याधि का अनुमान उपशय अनुपशय से होता है, ठीक है। रोगी को क्या अनुकूल पड़ रहा है और क्या नहीं, ये गुण लिंग व्याधि मतलब जो क्रॉनिक डिसीज़ है उनका कैसे पता चलता है? उनका उपचय और अनुपशय से। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये थोड़े लिखे हैं, ये पूरे आप बुक से पढ़िएगा। नेक्स्ट चैप्टर की अब हम बात करते हैं 5th अध्याय श्रोतोविमान। इसमें सारे श्रोतस का वर्णन है। श्रवणा श्रोतांसी, यानी जिसमें श्रवण हो वो श्रोतस कहलाता है, ठीक है। श्रोतस के प्रकार 11 होते हैं, 13 होते हैं आचार्य चरक के, 11 सुश्रुत के अनुसार है। आचार्य चरक, हम चरक संहिता पढ़ रहे हैं तो 13 हो जाएंगे। प्राण उदक अन्न, देखो पेड़ से याद करो। प्राण उदक अन्न, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र मूत्र पुरीश और स्वेद,
याद हो जाएगा। ये वाली चीज़ें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके मूल स्थान क्या है। प्राणवाक, हृदय और महाश्रुतस। उदक का तालु और क्लोम। उदक क्या होता है? पानी। पानी के लिए मुख, मुख में जो हमारा तालु होता है और क्लोम होता है, ठीक है। अन्नवाश्रुतस, आमाशय और वामपाश। रस के लिए हृदय और दश धमनियाँ। रक्त के लिए यकृत और प्लीहा। याद रखेंगे, ये चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़न होता है तो मैंने हाईलाइट कर दिया। मांस के लिए स्नायु और त्वचा। मेद के लिए वृक्क और वपा वहन। अस्थि के लिए मेद और जघन। मज्जा के लिए अस्थि और संधि। क्योंकि अब कहोगे कि इसमें अस्थि क्यों है, क्योंकि अस्थि के अंदर ही तो मज्जा होता है ना मेरे बच्चों। शुक्रवा के लिए वृषण और शैफ। मूत्रवाश्रुतस, वस्ति और वंशण। पुरीशवा के लिए पक्वाशय और स्थूलगुद। स्वेदवाह के लिए मेदस और लोमकूप, ठीक है, क्योंकि मेद का ही तो मल है स्वेद, और उसमें लोमकूप यानी हेयर फॉलिकल्स जहाँ से स्वेद निकलता है। श्रोत्र दृष्टि के प्रकार वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं वन शॉट बना रही हूँ, मुझे लग रहा है सारी चीज़ें तो मैं डिटेल में बता ही रही हूँ, ये वन शॉट कहाँ से है, ठीक है। पता नहीं कितना ड्यूरेशन हो जाएगा इस वीडियो का। अति प्रवृत्ति, संघ, सिरा ग्रंथि और विमार्ग गमन। अति प्रवृत्ति यानी बहुत ज़्यादा, जो उसका नॉर्मल अमाउंट है उससे ज़्यादा निकलना, जैसे कि हमारा अतिसार में होता है, और प्रमेय में मूत्र की अति प्रवृत्ति होती है, ज्वर में स्वेद की अति प्रवृत्ति होती है। संघ का मतलब रुक जाना, जितना निकलना था वो निकल ही नहीं रहा है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कामला में पित्त का मार्ग अवरोध हो जाता है। मूत्र क्रच में मूत्र का मार्ग अवरोध हो जाता है। सिरा ग्रंथि यानी सिरा में कोई नोड्यूल्स, ट्यूमर्स बन जाएं, जिससे कि मार्ग संकुचित हो जाता है यानी पतला हो जाता है, जैसे ग्रंथि रोग और वात रक्त, ठीक है। वेरिकोज वेन इसका अच्छा एग्जाम्पल है। विमार्ग गमन की बात करते हैं कि जो उसका स्वाभाविक मार्ग है वहाँ ना जाके वो किसी और मार्ग पे जा रहा है, जैसे कि छर्दी में अन्न की ऊपर की ओर आना, रक्तपित्त में रक्त का मुख या नासिका से निकलना, ये सारे क्या है? विमार्ग गमन है। श्रोत दृष्टि के लक्षण और उसके चिकित्सा। अब ये चीज़ मैं समझ या आपको एक एक समझाऊँ या कैसे करूँ? चलो मैं आपको फिर बता देती हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। प्राणवायु स्रोतस का हेतु क्या होता है? देखो, प्राणवायु स्रोतस में 6, अगर आपके धातु का 6 हो रहा है तो वो इसका हेतु है। विको का धारण करना, रूख शनपान जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं बस हाईलाइट करती चली जाऊँगी। रूख शनपान का सेवन करना, व्यायाम करना, ये सारे वात, जो वात को बढ़ाता है। प्राण क्या है? प्राण वात है, तो वात को बढ़ाने वाले जो हैं, तो इसके लक्षण क्या होंगे? बहुत ज़्यादा श्वास, कठिनाई से श्वास आना, ठीक है, और रुक रुक कर श्वास आना, ये सारे इसके लक्षण है। इसकी चिकित्सा प्राणवायु श्रोत दृष्टि की चिकित्सा श्वास चिकित्सा है, ये चीज़ याद रखोगे। मैं आपको बता देती हूँ, इससे PYQ आ चुका है, और जो कि मेरे ही पेपर में आया था, और बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड मैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिख के आई थी। मतलब पूरा मैंने कैसे बनाया था, शायद इसमें वो टेबल है, टेबल इसमें नहीं है, पता है मैंने कैसे लिखा था, मैं आपको यहीं बता देती हूँ, मुझे याद आ गया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा था श्रोतस, ठीक है, फिर उसके मैंने उसने पता नहीं हेतु या चिकित्सा ये सारे पूछे थे तो सारे लिखे होंगे, अब तो मुझे याद नहीं है। हेतु लिख दिए, फिर लक्षण का कॉलम बनाया, फिर चिकित्सा, हाँ मैंने लिखा था, मुझे याद आ गया, चिकित्सा। समझते हो कि नहीं समझते? 4 मैंने कॉलम बनाए थे, और तो मैंने यहाँ पे श्रोतस का नाम लिखा था कि प्राण, उदक, अन्न, रस, रक्त, ठीक है। हेतु क्या है, इसका हेतु है, उसके लक्षण क्या दिख रहा है, उसकी चिकित्सा क्या है। तो उसने चिकित्सा पूछी नहीं थी, मुझे आती थी तो मैं लिख के आ गई थी। तो इसी तरह आपको लिख के आना, अगर आपके सारे श्रोतस पूछेगा वो लॉन्ग में, मेरे यहाँ भी वो लॉन्ग में आया था, तो इस तरह से आपको लिख के आना है। चलो वापस आ जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो इसीलिए इसे याद करना इंपॉर्टेंट है कि इसका देखो, प्राण इस वात का जो आपको सांस नहीं आ रही है तो उसका श्वास रोग वाली चिकित्सा इसमें करेंगे। उदक यानी पानी, पोषण आहार का अति सेवन करोगे तो पानी सूख जाएगा, आम अतिसार पानी निकल रहा है। भय मद्यपान करोगे तो रुक्षता आती है, अत्यधिक शुष्क अन्न का सेवन करते हो या धूप में बैठे रहते हो तो उससे आता है। इसका लक्षण क्या है? जीवा, तालु, ओष सब सूखे मिलेंगे और अत्यधिक प्यास लगेगी। वेरी इजी था। इसकी चिकित्सा भी तृष्णा रोग जैसी होती है। अन्नवाश्रुतस की बात करते हैं तो अकाल भोजन करना, अहितकर भोजन करना, अति मात्रा में भोजन करना, या फिर अग्नि की विकृति अगर आपके अंदर है तो इसमें क्या हो जाएगा? भोजन की इच्छा न होना, एनोरेक्सिया होता है, अरुचि होती है, अविपाक और छर्दी। इसकी चिकित्सा आम दोष और अग्निमाद की चिकित्सा के समान करनी चाहिए। ईजी था, तीनों की चिकित्साएं बहुत ईजी थी। रसवाश्रुतस की बात करते हैं तो इसमें गुरु शीत, इसका श्लोक याद कर लेना।
इसका श्लोक बहुत अच्छा है, श्लोक लर्न कर लेना इसका, ठीक है। मैं जिसका इंपॉर्टेंट होगा मैं उसी का आपको बता दूंगी, बाकी सब तो मैंने भी नहीं किए थे तो मैं आपको बताती भी नहीं हूँ। चलो, मैं इस बात से मुझे एक बात याद आई है, जिन 2 बच्चों की मैं आपको बात बता रही हूँ, मैं उनकी बुराई करने का मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है, बट आई वॉन्ट टू गिव यू एग्जाम्पल। जो मेरे साथ रहते हैं उन्हीं का एग्जाम्पल दे के आप शायद मेरी बात को और अच्छे से समझ पाओ कि मैं आपको गाइड कर रही हूँ। तो मैं अपने आसपास देखती हूँ कि बच्चों का माहौल क्या रहता है, वो किस तरह से लिखते हैं, उनका क्या छूटा, वो क्या उन्होंने किस, पता है मैं एग्ज़ाम से बाहर आके अपने दोस्तों से ज़रूर पूछती थी कि तुमने इसमें क्या लिखा, कैसे लिखा, एक आइडिया मिलता है कि मैंने किस तरह से लिखा, ठीक है। तो समझते हो। तो उनका क्या हुआ था, ये वाला क्वेश्चन जब आया तो मेरी जो फ्रेंड है उसे श्लोक भी याद थे, मुझे कुछ कुछ याद थे, सारे नहीं थे। तो अब उसके साथ क्या हुआ है कि टाइम रहता है कम, देखो बच्चों, अब वो क्या कर रही थी, 1 मिनट रुको मैं आपको बताती हूँ। तो जब क्वेश्चन आया था कि ये सारे स्रोतस लिखो, उनका हेतु और उनका लक्षण लिखो, तो देखो बच्चों आपके पास 2 मेथड्स होते हैं। एक तो वह जिस मेथड पे मेरे नोट्स हैं, समझते हो कि नहीं समझते, एक वो है जो टेबल के फॉर्म में आपके बुक में होगा, मेरी बुक में था वो, तो मैंने तो वही किया था, चरक में है, ठीक है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 तरीके थे आपके पास। एक तो इस तरह लिखने के कि पहला आपने रस्व श्रोतस लिखा, उसका श्लोक लिखा, उसके बाद हेतु लक्षण और चिकित्सा लिखो, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उसके सारे श्लोक याद थे मेरी दोस्त के, लेकिन टाइम उसके पास इतना था ही नहीं, तो उसने क्या किया कि स्टार्टिंग के तो वो लिख पाई, बाद के नहीं। तो अब एग्जामिनर पे क्या इंप्रेशन जाएगा कि इसने शुरू के तो लिखे लेकिन बाद के नहीं, ऐसा क्यों। देखो, तो अब आप मुझे बताओ क्या समझदारी है कि क्वेश्चन को अधूरा छोड़ के आना है ना, या फिर एक शुरू से ही अच्छे पैटर्न में लिखना है। तो मैं आपको बताती हूँ, जहाँ आप टेबल बना सकते हो, जहाँ आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, वहाँ फ्लो चार्ट और टेबल ही बनाना। जहाँ बिना लिखे काम नहीं चलेगा वहाँ लिख के आओ। तो मैंने इसकी टेबल बनाई थी और मेरा वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूरा हो गया था। तो ज़्यादा लिखने के चक्कर में मत पड़ना, पहले कोशिश करना कि अगर इसकी टेबल बन सकती है तो टेबल बनाओ। मैंने टेबल में ये चारों कॉलम्स बना दिए थे और चारों में लिख के आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर को दिख जाएगा कि हाँ आता है इससे, एग्जामिनर को यही तो दिखाना होता है भाई। उसे श्लोक याद थे लेकिन टाइम की वजह से नहीं लिख पाई, मुझे जो याद थे मैंने लिखे, बाकी मैंने टेबल के फॉर्म में हर पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आपका प्रेजेंटेशन क्या है कॉपी में। ये जो बातें मैं आपको बीच बीच में बताती हूँ कि इस तरह से करना, ये बिल्कुल हल्की बात नहीं है बच्चों। मैं देखती हूँ कि मैंने आपको बताया, मुझे लोगों की बातें सुनना बड़ा अच्छा लगता है कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, नॉट अबाउट स्टडी बट अबाउट द लाइफ भी। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों के बारे में जानना कि वो क्या करते हैं और मैं अपने आप को किस तरह से सुधार सकती हूँ उनके एक्सपीरियंस से। तो रस्व श्रोतस जो होता है इसके लक्षण है अशुद्धि, अश्रद्धा, अरुचि, आस्यवरस्य, हृलास, गौरव, तंत्र और पांडुत्व। ये क्या है, इसके लक्षण है। इसकी चिकित्सा क्या होती है, लंघन होती है, याद रखेंगे। रक्त व श्रोतस का भी श्लोक याद कर लेंगे आप, ठीक है। बाकी देखिएगा, विदाही अन्न के सेवन करने से, तीक्ष्ण उष्ण आहार के सेवन करने से, धूप और आग का अधिक सेवन करने से। और इसके लक्षण क्या होते हैं, कुष्ठ, विसर्प, पीड़िका, रक्तपित्त, मुखपाक, प्लीहा वृद्धि और कामना, यानी पित्तज लक्षण होते हैं और इसमें कफ के लक्षण होते हैं। इसकी चिकित्सा रक्तपित्त और विरेचन, उपवास और रक्त मोक्षण है, ठीक है। रक्तपित्त वाली चिकित्सा और विरेचन, उपवास और रक्त मोक्षण इसमें किया जाता है। मांस वाक्य देखते हैं, अभिसंधि आहार विहार, स्थूल और गुरु भोजन, भोजन के तुरंत बाद सो जाना। अब इसके लक्षण अधिमास, अर्बुद, गलगंड, पूतिमास और कील हो जाते हैं। इसका चिकित्सा क्या है, शस्त्रकर्म, सर्जरी, क्षारकर्म और अग्निकर्म और कफनाशक चिकित्सा। मेदोवा, इसका हेतु अव्यायाम, व्यायाम नहीं करना, दिवा स्वप्न, दिन में सोना, फैटी पदार्थों का सेवन नहीं, ठीक है, मद्य का सेवन, ये सारे। ट्रमे के पूर्व रूप होते हैं, निंदित मोटापा होता है, स्वेद का अधिक आना, शरीर से दुर्गंध आना, ये सारे इसके लक्षण हैं। इसकी चिकित्सा मेदोहर चिकित्सा है। अस्थि व श्रोतस में व्यायाम अधिक करना और
अति संक्षोभ यानी हड्डियों में चोट लगना या झटका लगना, वातवर्धक आहार का अति सेवन करना। इसके लक्षण अधिअस्थि, अधिदंत, अस्थि का शूल, विवर्धा, बल नख दाढ़ी का विकार होना, बाल नख दाढ़ी का। ठीक है, इसकी चिकित्सा पंचकर्म है। और जो मोस्टली आपको जो शब्द याद रखना है, वैसे तो ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ याद करने योग्य है वो ये है कि तिक्त घृत होता है इसमें। ठीक है, तिक्त घृत और तिक्त शीर बस्ती, तिक्त वर्ड याद रखना है। मज्जावा श्रोतस की बात करते हैं तो अभिघात होने से, ट्रॉमा लगने से, विरुद्ध आहार का सेवन करने से और वेगों का रोकने से। इसका इम्पोर्टेंट ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जोड़ों में दर्द होता है, स्थूल मूल वाले व्रण होते हैं, यानी स्थूल मूल हो जाता है इसमें, आंखों के सामने अंधेरा। जो इम्पोर्टेंट है वो जोड़ों में दर्द और जोड़ों में सूजन होती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उंगलियां सूज जाती हैं। इसमें भी मधुर और तिक्त रस का सेवन, इसमें मधुर के साथ में ऐसे मध्यम ऐसे मधुर और तिक्त तो है ही अस्थि के लिए। समझते हो कि नहीं समझते? शुक्रवार श्रोतस के हेतु अकाल मैथुनति, मैथुन शस्त्र छार अग्नि से चोट लगना पता ही है। इसमें क्या हो जाएगा? क्लैब्य और लैग ऑफ लिवर। ठीक है, वाजीकरण इसमें इसकी चिकित्सा हो जाएगी और रसायन सेवन। मूत्र का हेतु क्या है? मूत्र वेग धारण करने से, मद्यपान। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो मद्यपान। ठीक है, और ये वाला शब्द इम्पोर्टेंट याद करना है। बाकी इससे क्या हो जाएगा? मूत्र व श्रोतस में अति श्रेष्ठम एक्सेसिव यूरिनेशन, अति बद्धम रिटेंशन हो गया, अब निकल ही नहीं रहा, निकल रहा था तो इतना ज़्यादा। अल्प अल्प, ठीक है, कम कम मात्रा में निकलना। और मूत्रग्रज यानी पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, इसकी चिकित्सा मूत्रग्रज के समान की जाती है। नेक्स्ट आता है पुरुष व श्रोतस। इसका हेतु अजीर्ण भोजन, मंदाग्नि, शुष्क और भारी अन्न का सेवन करने से पता ही है। इसमें क्या हो जाएगा? कठिनाई से थोड़ा थोड़ा पेशज के साथ मल आना, अतिद्रव यानी डायरिया हो जाना या ग्रंथिल मल आना। ठीक है, स्टूल कैसे हो जाएगा? तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या डायरिया हो जाएगा, या फिर मंद मंद आएगा, हल्का थोड़ा थोड़ा जैसे मूत्र में हो रहा था। स्वेद में क्या हो जाएगा? अधिक व्यायाम करना, अधिक उष्णता का एक्सपोजर करना, क्रोध शोक। इंपॉर्टेंट ये याद करना है कि क्रोध शोक में लक्षण क्या हो जाएगा? अस्वेदन, स्वेद ही नहीं आ रहा, या फिर अति स्वेद आ रहा है, या त्वक का रूखापन है, क्योंकि रूखापन कब होता है? जब स्वेद व नष्ट हो जाते हैं। ये मैंने आपको उसमें बताया था इंजरीज वाले चैप्टर में कि अगर आपका जो हेयर फॉलिकल्स है वो नष्ट हो जाता है तो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। इसकी चिकित्सा वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो ज्वरनाशक चिकित्सा है, जो कि स्वेद का संबंध ज्वर से घनिष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की अब हम बात करते हैं। इसका चैप्टर का नाम क्या है? रोगानिक विमान अध्याय। तो अब यहाँ से बहुत इजी चैप्टर, ये इतना ज़्यादा वेटेज नहीं रखते हैं, तो इन्हें एक बार हम बस पढ़ लेंगे। तो द्विविध व्याधि के वेद यानी व्याधि के ऐसी वो क्लासिफिकेशन जिसमें व्याधि को हम दो भाग में विभाजित करते हैं। प्रभाव भेद से साध्य साध्य, बल से मृदु और दारुण, अधिष्ठान से शारीरिक और मानसिक, निमित्त भेद से निज और आगंतुज। ठीक है, आश्रय भेद से अमाशय और पक्वाशय। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये याद रखना है, क्योंकि ये हमने, अरे ये क्या हुआ? अरे अरे अरे, ये पूरा कवर नहीं कर रहा भाई। आश्रय भेद से इम्पोर्टेंट कि पक्वाश्रय या अमाशय समुद्ध है। व्याधि अपरिसंख्य है, यानी बहुत सारी व्याधियाँ होती हैं, अनगिनत। ठीक है, ये कैसे होगी? वो ऐसे होती है, यद्यपि उनसे दो भेद बता दी, किंतु वास्तव में रोग क्या है? अपरिसंख्य यानी असंख्य। इनका ये कारण है कि 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, और अंशांश कल्प होते हैं, विभिन्न अंशों का सम्मिश्रण। कल्प क्या होता है? जैसे वात में क्या है? तत्र रूक्ष लघु शीतकर सूक्ष्म चलो अनित, तो इसका रूक्ष चल, तत्र रूक्ष लघु इसका है ना, तो लघु की वजह से कोई व्याधि हो रही है, रूक्ष की वजह से कोई व्याधि हो रही है, शीत की वजह से कोई व्याधि हो रही है। तो वात में भी तो इतने सारे अंशांश हैं, ठीक है, यानी उसके अंश हैं वात के, और दूसरे कितने सारे धातु है, मल है, और रोग का कारण इतने ज़्यादा है, अधिष्ठान इतने हैं। तो हम
नहीं क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें इसलिए क्या कहा गया है, अपरिसंख्य यानी असंख्य कहा गया है। शारीरिक और मानसिक दोषों का परस्पर संबंध क्या है, मानव शरीर और मन एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हैं। शारीरिक दोष वात पित्त होते हैं और मानसिक दोष रज और तम होते हैं। जब शरीर में तीव्र शारीरिक व्याधि होती है तब मन को खिनकर मानस विकृति, यानी ये कह रहे हैं कि शरीर में अगर कोई व्याधि और वो लंबे समय तक बनी रहती है तो माइंड को भी अफेक्ट करती है। इसी प्रकार अत्यधिक मानसिक तनाव वाले तो हम देखते हैं जिसको मानसिक तनाव होता है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी होती है, उसका शरीर की हालत आपने देखी होती है कितना ज़्यादा उसके फेस पे लस्टर नहीं होता है, ठीक है। उसकी बॉडी में बिल्कुल एक वो थका थका हमेशा रहता है और एनीमिया उसे हो सकता है, खाना नहीं खाता, रुचि हो जाती है। तो उसके साथ साथ मानसिक के साथ साथ उसे फिजिकल भी बीमारियां हो जाती हैं। यानी अगर आपकी बॉडी में विकार है तो आपको मानसिक विकार हो जाएंगे लॉन्ग टर्म में, और अगर आपने लॉन्ग टर्म से मानसिक विकार है तो फिर वो आपके शरीर में भी आ जाता है। तो ये चीज़ इन्होंने कही है। अनुबंध है और अनुबंध का रोग। अनुबंध क्या होता है, जो प्राइमरी इंडिपेंडेंट है। पता नहीं बाहर कोई मशीन चलने की आवाज़ आ रही थी तो अब मैं रूम में आ गई। तो अनुबंध है, और अनुबंध क्या होता है, अनुबंध है वो होता है जो प्राइमरी और इंडिपेंडेंट हो, जो रोग अपने मौलिक कारणों से स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होता है, जिसका लक्षण स्पष्ट हो और जो मुख्य चिकित्सा का पात्र है, वह अनुबंध है या प्रधान रोग है। अनुबंध क्या होता है, जो एक के साथ एक जुड़ा है, ठीक है, जो प्रधान रोग के साथ संबंध होकर गौण रूप से उत्पन्न हुआ है, जिसके लक्षण प्रधान रोग के अधीन होते हैं, उसे अनुबंध या अप्रधान कहते हैं। चिकित्सा करते समय सदा अनुबंध रोग की अनुबंध यानी जो प्रधान है उसे ही प्राथमिकता दी जाती है। यानी पहले आप प्राइमरी का देखो, इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। ज्वर आपको हुआ, ठीक है, आपको ठंड लग रही है, आपका अरुचि हो रही है, आपकी मंदाग्नि हो रही है, तो इसे आप क्या करोगे, आप इसकी चिकित्सा थोड़ी करोगे कि आपका अरुचि हो रही है, आपको ठंड लग रही है। नहीं, आप चिकित्सा करोगे ज्वर की। समझते हो कि नहीं समझते, क्योंकि वो तो उसके लक्षण हैं, उसके साथ एसोसिएटेड है। तो प्राइमरी कॉज हमारा ज्वर है, अग्निमंद है, तो पहले उसे ट्रीट करना है। अग्निभेद एवं प्रकृति, ये इंपॉर्टेंट है, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा तो इससे बनेगा। तो समाग्नि, विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि और मंदाग्नि। समाग्नि यानी साम्यावस्था में होती है, संप्रकृति होती है, इसका लक्षण क्या है, उचित समय पर पाक होता है, उत्तम स्वास्थ्य, ठीक है। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, उत्तम होता है, उत्तम। अरे क्या हो जाता है इसमें, गुड, उत्तम स्वास्थ्य, ठीक है। विषमाग्नि, देखो वैसे विषम वैसे वात याद कर लोगे, और वैसे भी वात कभी ज़्यादा, मतलब वात ऐसा है, इसका कोई काम ढंग का नहीं है, तो वात दोष प्रधान है। ये कभी कभी अग्नि, बिल्कुल देखो, कभी इंसान कहेगा कभी तो मेरा पेट एकदम सही रहता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी डायरिया हो जाता है, तो कभी कुछ वाला काम वात का है, ठीक है। वातल प्रकृति है, कभी भोजन का शीघ्र पचना, कभी अपचन या मंदाग्नि, मंदता। तीक्ष्णाग्नि पित्त दोष, तीक्ष्णता का काम तो किसका है, पित्त का है। पित्त प्रकृति अत्यधिक मात्रा में भी भोजन शीघ्र, यानी ये क्या करते हैं कि एक तो इन एसिडिटी रहेगी और ये जो भी खाएंगे वो एकदम पच जाएगा। मंदाग्नि कफ दोष प्रधान होती है। श्लेष्म प्रकृति कफ प्रकृति वाले कफ दोष प्रधान है। अल्प भोजन भी करेंगे तो भी वो देर से पचता है, आलस से रहेगा, गौरवता रहती है। दोषज प्रकृति के रोग चिकित्सा, वातल, ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगी, आप इतनी बार पढ़ के आ रहे हो ये। और वैसे भी ये वन शॉट है। राज वैद्य के गुण, शस्त्र का ज्ञान होना चाहिए, बार बार उसने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा हो। दक्ष कार्य के प्रति चतुरता और कुशलता होनी चाहिए। शौच यानी शरीर से नहीं मन से भी पवित्र होना चाहिए, व्यवहार से भी। जित हस्ता यानी अपने हाथ पर उसकी जीत हो, यानी उसके हाथ ना कांपे। सर्व उपकरण वत्व यानी सभी यंत्र तंत्र उसे संपन्न होना चाहिए, उसके पास सब कुछ होना चाहिए और वो चलाने भी आने चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लास्ट नहीं बट सेकंड लास्ट है व्याधि व्याधि द्रुप्य विमान। तो इसमें क्या पढ़ना है, द्विविध व्याधि क्या, गुरु व्याधि, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है, गुरु व्याधि और लघु व्याधि। देखो चलो एग्जाम्पल से बाद में बताऊंगी। गुरु व्याधि में कह रहे हैं कि सीवियर डिसीज प्रेजेंटिंग अ माइल्ड, एक आदमी है उसे इतनी गंभीर व्याधि हो रहा है और वो मस्त मौला घूमता टहलता फिर रहा है, क्यों, उसे लगता है कुछ उसे हुआ ही नहीं, जबकि उसका लीवर फेल है, ठीक है। तो कुछ रोगियों में व्याधि अत्यधिक गुरु होती है, परंतु उनका सत्व मानसिक बल इतना ज़्यादा होता है कि उन्हें कुछ नहीं, वो ऐसे करते रहते, कुछ नहीं है। समझते हो कि उन्हें इतनी बड़ी बीमारी है, जब भी वो कहते हैं कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मृत्यु चिकित्सा करता है। यदि चिकित्सा, अब देखो आदमी आया,
बहुत उसे गंभीर बीमारी है, वो बस लक्षण बता रहा है कि मुझे ये है, भूख नहीं लगती है, ठीक है, ये होता है, डिजीनेस होता है। तो अगर वैद्य ने उसकी बीमारी को कम समझ के उसे दवाई दे दी तो रोग असाध्य हो जाता है, ठीक है। अब लघु माइल्ड डिसीज प्रेजेंटिंग एज सीवियर, अब किसी के दिल में दर्द हुआ, अब वो हाय मैं तो मर गया, हाय मुझे हार्ट अटैक आ गया, ये वाली बातें करने लगता है। तो उसका क्या मतलब है भाई, दिल में दर्द तो मसल्स की वजह से भी हो सकता है, समझते हो गए नहीं समझते। अब वो दिल पकड़े बैठा है कि हाय अब तो मैं मर जाऊंगा। तो ये क्या होता है, डिसीज़ तो बहुत कम है, सिर्फ दर्द है, वो भी मसल पेन है, और रोना है उसने क्या लगा रखा है, हाय मुझे हार्ट अटैक आ गया। तो ये वो होते हैं जो अवर सत्व वाले लोग होते हैं, जिनका मानसिक बल कम होता है, हीन सत्व वाले होते हैं। अब क्या होगा कि चिकित्सा अब इससे कैसे हो सकता है, वो तीक्ष्ण शोधन कर दे, जबकि उसकी व्याधि तो हल्की थी, तो वो रोगी को हानि पहुंचा सकती है। तो महत्वपूर्ण निष्कर्ष इसका यह है कि चिकित्सा को केवल बाह्य को देखकर चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, उसे सारी परीक्षाएं, जैसे दशविध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा, त्रिविध परीक्षा, वो सारी परीक्षाएं करके, रोग की परीक्षा, रोगी की परीक्षा, सब कुछ चेक करके ही उसका क्या करना चाहिए, चिकित्सा करनी चाहिए। कृमि इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो इससे और इससे, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसी पॉइंट ऑफ, अगर वैसे तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कृमि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर ये है, ठीक है। कृमि इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाह्य कृमि क्या होते हैं, दो होते हैं, यूका और पिपलिका यानी लिक्षा। ये कैसे उत्पन्न होते हैं, मल से, पसीने से, वस्त्रों से। अगर आप गंदे, देखो अगर आप गंदे रहते हो, आपको पसीना बहुत आ रहा है, आपके शरीर पे धूल मिट्टी मल लगा हुआ है, तो उससे क्या हो जाता है, आपके यूका और पिपलिका उत्पन्न होता है। ये क्या करते हैं, कंडू कोट पीड़िका उत्पन्न करते हैं। आभ्यंतर कृमि, कफज, रक्तज और पुरीषज 3 प्रकार के होते हैं। याद कैसे करोगे, पैसे पुरीषज, पैसे 5 याद हो जाएगा, पैसे पुरीषज, पैसे 5 याद हो जाएगा, और रक्त 6 है, कफज 7 है, बस इसे ऐसे याद कर लेना। इसकी ट्रिक बनाना चाहें हम तो 5 से पी से पुरीषज, पी आर के, ठीक है। पुरीषज कितने हैं, 5 हैं, रक्तज कितने हैं, 6 हैं, कफज कितने हैं, 7 हैं। तो पी आर के, तो ये कोई नाम है, ठीक है, पी आर के, तो पी से आ जाएगा पुरीषज, पी से पुरीषज, पी से 5 आ जाएगा, फिर रक्तज 6 और के वाला 7 हो जाएगा, यानी कफ वाला। तो कफ वाले क्या होता है कि आमाशय में उत्पन्न होते हैं, इनका प्रमुख नाम अंतराद, ओदोम्बर, हृदयचर, ये याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लक्षण देख लेना, हृदलास, लालसराव, अविपाक ज्वल, जो कि कफ के ही लक्षण है। रक्तकृमि, ये रक्तवाही में उत्पन्न होते हैं, और ये बिना पैर वाले। इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें याद करने योग्य है वो ये है कि अपाद, ये सूक्ष्म होते हैं और बिना पैर वाले होते हैं। भाई एक बात बताओ, ये जो यूका पिपलिका ये आपके शरीर पे चल रही हैं, तो इनके पैर होना ज़रूरी है, जो कि जू होती हैं, लाइस, यूका, ठीक है, तो ये सिर में चलती हैं, तो इनके पैर होना ज़रूरी है। खून तो खुद चलता है, तो उसमें इन्हें पैरों की ज़रूरत क्या है, खून के साथ बहते चले जाएंगे मस्त एकदम नाव में, जैसे बोटिंग करते करते। तो सूक्ष्म और अपाद है, बिना पैर वाले होते हैं। प्रमुख नाम इनके केशाद, लोमाद, जंतु मातर, ये याद कर लेंगे। ये मेरी फ्रेंड का टॉपिक था, ठीक है, तो मैंने तो याद ही नहीं किया था, इनका नाम याद करना भी नहीं है। लक्षण केश, लोम, नक का झड़ना और कुष्ठ होना। देखो कुष्ठ इस द रक्तज विकार, तो रक्त वो कुष्ठ हो जाएगा। पुरीष में क्या हो जाएगा, पक्वाशय से उत्पन्न होते हैं, याद तो वैसे रहेगा। इनके प्रमुख नाम ककेरुका, मकरुका, लेलिहा, 3 ही दे रखे हैं, बाकी 5 होते हैं। इसका लक्षण क्या होगा, पुरीष वाले हैं तो आना, शूल, विड़भेद यानी अतिसार होगा, और गुदकंडू। इंपॉर्टेंट, हाँ एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, इम्पॉर्टेंट चीज़ें कभी मैं बताना भूल जाती हूँ, लेकिन याद आ गई सही टाइम पे। एक चीज़ याद रखना, कैसे कृमि, अच्छा कैसे कृमि ऐसे लिख देती हूँ, ओहो, कैसे कृमि होता है और कैसे कंडू। जहाँ भी कृमि होगा वहाँ कंडू का लक्षण मिलेगा ही मिलेगा। आपने जब हृदय कृमि वाला, हृदय के 5 हृदय रोग के 5 भेद होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमि में कंडू आपको मिला था क्या, नहीं मिला था, समझते हो कि नहीं समझते। सूत्र स्थान में पढ़ के आए हो, ये मत कहना कि पढ़ा नहीं है, पढ़ के आए हो। तो कैसे कृमि, कैसे कंडू, तो जहाँ भी कृमि होगा वहाँ कंडू होगा ही होगा। तो यहाँ पे वो इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि विड़भेद और गुदकंडू होगा। त्रिविध चिकित्सा, इनकी देखो
कृमि में भी अब मुझसे आप पूछो कि इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन बनेगा, मैं बताऊंगी कि कृमि भेद से बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये बनेगा। अब कोई मुझसे पूछ लेगा मैडम ये बताओ कि कृमि में से भी क्या क्वेश्चन बनेगा, तो कृमि से भी अगर क्वेश्चन बनेगा ना तो उसकी चिकित्सा से ही बनेगा। वेरी 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 इनफाइनाइट इम्पॉर्टेंट। कृमि से अगर क्वेश्चन बनेगा तो मैं ये मान ही नहीं सकती कि उसकी चिकित्सा पूछे बिना उसका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कृमि रोग में चिकित्सा का ही खेल है कि इसकी चिकित्सा बताओ बेटा क्या है। तो इसकी 3 चिकित्सा होती हैं। अब हम देखते हैं कि कृमि की चिकित्सा क्या होती है। इनकी 3 चिकित्सा होती है। सबसे पहला आता है अपकर्षण, उन्हें खींच के बाहर निकालना। दोषों या कृमियों को शरीर से बलपूर्वक बाहर निकालना, जैसे वमन से, विरेचन से, नस्य वस्ती या हाथ से ही निकालना। जैसे हाथ से किसको निकालते हैं, जूं को निकालते हैं। ठीक है, तो समझते हो कि नहीं समझते। अपकर्षण मतलब खींच के बाहर निकालना दोषों को या कृमियों को। अब कैसे निकालोगे, वमन से, विरेचन, जो शरीर के अंदर है उन्हें तो वमन से, विरेचन से, नस्य वस्ती से निकालोगे। बाकी जो बाह्य वाले हैं उन्हें हाथ से निकाल दोगे। प्रकृति विघात वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने आपको हृदय रोग बताया था, अच्छा ये आपका नहीं है, अभी 3rd ईयर वाला सिलेबस है, तो हृदय रोग में आप पढ़ते हो, आपने पढ़ा तो होगा ही चरक सूत्र में, कि वहाँ पे जो तिल और क्षीर और जो मधुर द्रव्य का ज़्यादा सेवन करते हैं उन्हें ही कृमि रोग होते हैं। तो इस प्रकृति क्या है कृमि की, मधुर द्रव्य। तो प्रकृति विघात के लिए हमें शरीर में उन कारण या वातावरण को नष्ट करना है जो दोषों या कृमियों की वृद्धि में सहायक होते हैं। तो वो सहायक कौन है, मधुर द्रव्य। तो इसमें हम क्या देंगे, कटु, तिक्त और कषाय द्रव्य। उष्ण, शीत उन्हें पसंद है तो उष्ण, गुरु पसंद है तो लघु रूक्ष देंगे। ठीक है, स्निग्ध पसंद है तो रूक्ष देंगे। तो समझते हो कि नहीं समझते, यानी उनकी प्रकृति जो उनका नेचर है, जो उन्हें पसंद है उससे अपोजिट करो। उन्हें क्या पसंद है, मधुर, शीत, स्निग्ध, ये सारी चीज़ें पसंद है तो उल्टा कर दो कि कटु, तिक्त, कषाय दे दो, उष्ण दे दो, रूक्ष द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कफज कृमि मधुर और स्निग्ध वातावरण में पनपते हैं। निदान परिवर्जन की बात करें, जिन आहार विहार से रोग या कृमि की उत्पत्ति हुई है उनका सर्वथा परित्याग चिकित्सा का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यानी प्रकृति विघात, निदान परिवर्जन तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आपने तिल ज़्यादा खाया, आपने दूध ज़्यादा पी लिया, उसकी वजह से हो रहा है तो इसे बिल्कुल छोड़ दो। अब हम पढ़ते हैं अपने लास्ट चैप्टर की तरफ, जिसके लिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इतना लंबा वीडियो मैंने मतलब पूरा विमान स्थान एक बार में लपेटना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब हम, वैसे मैं आपको बता दूं, ये वाला चैप्टर मैंने लगभग छोड़ दिया था। मैंने इसे लास्ट टाइम पे ही पढ़ा था, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। शास्त्र परीक्षा, एग्जामिनेशन ऑफ स्क्रिप्चर, यानी अध्ययन क्या पढ़ रही हूँ मैं, रुक जाओ, लंबी सांस ले लेते हैं। अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व बुद्धिमान पुरुष को सही शास्त्र का चयन करना चाहिए। शास्त्र परीक्षा के मानक निम्नलिखित हैं। वे शास्त्र महर्षि द्वारा पूजित और प्रामाणिक हो, उसमें रिपीटेशन और संशय दोष ना हो। ठीक है, ये वाली चीज़ कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे कोई भी बुक अच्छी तब मानी जाती है जब उसमें टॉपिक रिपीट ना हो। ठीक है, वह सूत्र, भाष्य और संग्रह से सुसज्जित हो, उसकी भाषा स्पष्ट, अर्थ गंभीर और क्रमबद्ध हो, यानी क्रम से चले। शास्त्र सीखने के साधन क्या हैं? सबसे पहले खुद पढ़ना, फिर अध्यापन, बच्चों को पढ़ाना, शिष्यों को शास्त्र पढ़ाना, जिससे स्वयं के संशय दूर होता है और ज्ञान दृढ़ होता है। देखो, आप खुद पढ़ते हो तो आपका वो ज्ञान खुद तक सीमित होता है। जब आप पढ़ाते हो तो आपका ज्ञान एक तो बढ़ता है, ठीक है, और उससे आपको ही फ़ायदा होता है कि आपके लिए वो चीज़ें लॉन्ग टर्म में सेव हो जाती हैं। और डिस्कशन करना, जैसे मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ठीक है। अध्ययन और अध्यापन विधि क्या है कि पवित्र अध्ययन कैसे करेंगे? पवित्र स्थान पर बैठकर एकाग्र मन से प्रातः सायकाल में सूत्रों के अर्थ और भाव को समझने हेतु स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ना चाहिए, यानी बोल बोल के पढ़ना चाहिए। अध्यापन कैसे पढ़ाना आचार्य को चाहिए कि वह परीक्षा करके ही उत्तम शिष्य जो धीर, शुचि, कुलीन और मेधावी हो उनको पढ़ाना चाहिए। अध्यापन कराते समय प्रत्येक पद का विच्छेद कर उदाहरण के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना चाहिए। यानी जो टीचर है उसे चाहिए कि वो एकदम बढ़िया स्टूडेंट रखे, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट से ही तो टीचर का नाम होता है कि भाई मेरे तो जैसे नीट AIR1 जिसकी आती है, तो कोचिंग वालों को बड़ा फ़ख्र होता है, प्राउड होता है उनके लिए कि देखो हमारा बच्चा। तो आपके पास अगर बच्चे अच्छे होंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स अच्छे होंगे, तो आपका रिज़ल्ट भी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा।
संभाषा विधि और उसके प्रकार, संध्या, ये आप एक बार ठीक है पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दशविध परीक्षा भाव एक बार ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको रोग निदान में भी मिलेंगे तो वहाँ भी आप पढ़ लोगे, ये आप पढ़ लेना। ये फिर रोग निदान वाला टॉपिक है ये भी। बस आपको इतना यहाँ पे पढ़ना था। तो आज हमारा विमान स्थान का वन शॉट थैंकफुली ख़त्म हो गया है। मैं इसे शायद 2 दिन में ये मेरा कंप्लीट हो पाया, क्योंकि वीडियो लगातार बनाना एक वो होता है ना, एक चैप्टर है तो उसे चलो भाई करना है तो करना है, लेकिन ये अलग अलग चैप्टर्स थे तो, और फिर वैसे भी जब घर पे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, हम एक साथ टाइम नहीं दे पाते तो बहुत सारे इसमें टेक्स लगे। चलो लेकिन फाइनली ये हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। जो भी पार्ट आपका इसमें बहुत अच्छे से आपको समझ आया है, जो आपको पहले भारी लगता था मेरे पढ़ाने के बाद इजी लगा है, या वीडियो में जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एज अ टीचर मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे बताएं कि उन्हें क्या अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।